हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की रीडिंग कर रहे थे, जिसमें कि हाफ चैप्टर की रीडिंग हम कर चुके थे, जिसमें हमने पढ़ा था। आज इसी चैप्टर की बाकी जो बची हुई रीडिंग थी उसको हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में, जिसमें हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हमने इसके बारे में पढ़ चुका था कि क्रॉप क्या होती है, कौन कौन सी क्रॉप्स होती है, जैसे कि खारिफ क्रॉप्स होती है, रबी क्रॉप्स होती है, इनके बारे में हमने पढ़ा था। और जो बेसिक्स होते हैं, बेसिक जो प्रैक्टिसेस होती हैं क्रॉप प्रोडक्शन की, उसके बारे में हमने जाना था। प्लो होता है, प्लो यानी कि जब फसल को जोतना स्टार्ट करते हैं तो क्या किया जाता है, उससे पहले जो फील्ड होता है यानी कि जो खेत होता है वहाँ पे टिलिंग एंड प्लोइंग की जाती है। वहाँ पे जो क्रम्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है, वीड्स को रिमूव किया जाता है। और ये जो टाइप्स होते हैं एग्रीकल्चर जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था, जैसे कि पहले प्लो किया जाएगा यानी कि जो हल होता है, हल से जोता जाता है, और एक हो होता है, हो इस टाइप का होता है। ये प्लो है, प्लो की पिक्चर हमने देखी थी कि इस तरीके से इसको खेत को जोते हैं, ये हो की पिक्चर है। और बाकी जो कल्टीवेटर यानी कि जो मॉडर्न तरीके से जब उसको खेत में सोइंग की जाती है तो वो आजकल ट्रैक्टर की हेल्प से करते हैं। ट्रैक्टर के ही पीछे ये सारे जो जितने भी टूल्स होते हैं वो सभी लगे हुए होते हैं, जिससे वो उसको ट्रैक्टर को आगे ड्राइव करते हुए ले जाते हैं और उसकी वजह से कल्टिवेशन होता है। तो सोइंग भी हम पढ़ चुके थे कि किस तरीके से डालते हैं उसको, जो बीज होते हैं उनको किस तरीके से फील्ड के अंदर डाला जाता है। एक जो क्रॉप होती है, क्रॉप क्या होती है इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि जब एक ही तरीके के प्लांट को एक लार्ज लेवल पे एक ही तरीके के प्लांट को लगाया जाता है, यानी कि जो फसल की जाती है एक बड़े अमाउंट पे, बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे, तो वो क्रॉप कहलाती है। जैसे कि वीट हमने उसमें एग्जांपल्स में देखा था, वीट, पैडी, इन सभी की जो फसल होती है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था कि ये एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट टाइप किया हुआ था, ग्रोइंग सीड्स विद मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि मैन्योर जो नेचुरल होता है यानी कि जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, और फर्टिलाइजर्स जो केमिकल बेस्ड होते हैं। ओके, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके थे। तो अब हम यही पढ़ने वाले थे, डिफरेंसेस हमें देखने थे। क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और उस वीडियो में इतना पढ़ चुके थे कि वो हाफ एन आवर की हो चुकी थी, इसलिए हम इस वीडियो में कवर करने पा रहे हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है। ओके, ये इंसान के द्वारा बनाया गया, ये मैन मेड फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ये मैन मेड होते हैं, इंसान ने बनाया। जबकि जो मैन्योर होता है ये नेचुरल सब्सटेंसेस होता है बाय द डिकम्पोजिशन। नेचुरल सब्सटेंस बाय द डिकम्पोजिशन मीन्स जो सड़े गला के जो खाद बनाई जाती है वो मैन्योर में आता है। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये कहाँ प्रिपेयर किए जाते हैं? ये फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किए जाते हैं। जबकि जो मैन्योर होता है कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स, इसको खेत में ही प्रिपेयर किया जा सकता है, जैसे कि खाद बनाना, जैसे कि गोबर वगैरह से वो खाद बनाई जाती है उस टाइप से। फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, यानी कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ना वो सॉइल को यानी कि मिट्टी को किसी भी तरीके का कोई ह्यूमस यानी कि जो खाद मिट्टी होती है वो प्रोवाइड नहीं करवा पाते। जबकि जो मैन्योर होते हैं प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, वो सॉइल को बहुत सारा ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें क्या होते हैं? केमिकल बेस्ड होते हैं। इनमें बहुत सारे क्या मिलते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं काफ़ी सारे, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। क्योंकि ये क्या है, ये मैनमेड है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें डाली गई हैं। जबकि मैन्योर जो होते हैं रिलेटिवली ये लेस रिच होते हैं, यानी कि इसमें थोड़ी सी कमी होती है। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल होते हैं। तो इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स, जो प्लांट्स को इतने सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पाते हैं, रिलेटिवली ये इससे लेस रिच होते हैं। अब देखते हैं टेबल 1.1 में गिव द डिफरेंस हमने देखा था। यहाँ पे किस किस के बीच में डिफरेंस देखा था हमने? फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर के बीच में हमने यहाँ डिफरेंसेस देखे थे। अब हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, यानी कि जो नेचुरल होता है, नेचुरल है यानी कि जो ऑर्गेनिक मैन्योर है वो क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। कुछ पॉइंट्स हमें दिए गए हैं। इट इनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, यानी कि ये क्या करता है? सॉइल को वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी कि इम्प्रूव करने वाली जो कैपेसिटी होती है, एनहेंस मीन्स इम्प्रूव करना या बढ़ाना, सॉइल को प्रोवाइड कराता है। यानी कि उसकी जो सॉइल की जो पकड़ होती है ना वाटर होल्डिंग में, वो अच्छी पकड़ पाती है, यानी कि पानी को ज़्यादा ऑब्जर्व कर पाती है। इट मेक्स द सॉइल पोर्स ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम्स ईजी। ये क्या करता है? ये सॉइल को उसमें पोर्स जो होते हैं पोर्स प्रोवाइड कराता है। उसकी वजह से क्या होता है? पोर्स की वजह से गैसेस जो होती है वो इजीली इन और आउट हो पाती हैं। उसकी वजह से एक्सचेंज हो पाता है गैसेस का, जो कि उसे रिच बनाता है क्वालिटी में। इन इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, और ये क्या करता है? ये फ्रेंडली माइक्रोब्स के नंबर्स को बढ़ाता है।
ठीक है। माइक्रोब्स यानी कि जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं उनके जो नंबर्स होते हैं जो कि सॉइल को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, वो भी उसको बहुत सारे उसमें न्यूट्रिएंट्स बढ़ाते हैं, वो इनको इंक्रीज करता है। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, और ये सॉइल का जो टेक्सचर होता है उसको भी इम्प्रूव करता है। अब हम पढ़ेंगे इरिगेशन के बारे में। इरिगेशन क्या होता है, देखो इरिगेशन जो होता है ये क्या है, ये वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स, यानी कि इरिगेशन में हम वाटरिंग करते हैं। ओके, वाटर सभी के लिए, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो लिविंग बीइंग्स हैं, उन सभी के लिए वाटर नीड है। हमें पता है कि वाटर हमारे लिए एक प्रीशियस थिंग है। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रॉपर ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए वाटर वेरी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स, किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, वाटर को प्लांट के रूट्स यानी कि जड़ों के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। अलॉन्ग विद वाटर, उसके अलावा वाटर, मिनरल्स, फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो ऑब्जर्व, ये सारी चीज़ें भी ऑब्जर्व की जाती हैं रूट्स के अकॉर्डिंग, रूट्स के द्वारा। प्लांट्स कंटेंट, प्लांट्स जो होता है वो कितना कंटेन करता है, वो नियरली 10% वाटर को कंटेन करता है। वाटर इज असेंशियल बिकॉज, वाटर बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस, क्योंकि जो सीड्स का जो जर्मिनेशन होता है ना अंडर ड्राई कंडीशन, वो सूखी जगह में नहीं बन सकता। ठीक है, जर्मिनेशन मतलब जो उसका बढ़ना होता है, जो उसका अंकुरित करना होता है, वो उसमें सूखी हुई सॉइल में नहीं बन सकता। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वाटर क्या करता है, उसको डिजॉल्व करता है अपने आप में, ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। फिर वो क्या करता है, जो रूट्स होती है वो धीरे धीरे करके उन न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स के अदर पार्ट्स को भी ट्रांसफर करती हैं। वाटर इज ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है क्रॉप को, यानी कि फसल को प्रोटेक्ट करके रखता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, ये क्या करता है, मेंटेन करता है मॉइस्चर को, किस लिए, सॉइल में एक हेल्दी क्रॉप बनाने के लिए। उसकी जो ग्रोथ होती है, जो फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली, जिसके लिए क्या होता है, फील्ड को यानी कि जो सॉइल होती है उसको रेगुलरली वाटरिंग करना उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, नाउ वी लर्न अबाउट इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, ये जो इरिगेशन होता है ना, ये जो क्रॉप को जो वाटर सप्लाई की जाती है रेगुलर वे में एक इंटरवल के बाद में, वो इरिगेशन कहलाता है। आप इसे डेफिनेशन भी लर्न कर सकते हैं। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन, यानी कि एक रेगुलर इंटरवल मीन्स एक प्रॉपर गैप के बाद जब वाटरिंग की जाती है प्लांट्स में, उसे इरिगेशन बोला जाता है। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, यानी कि जो टाइम होता है और जो फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि कितने समय के बाद इरिगेशन करना है, वो क्रॉप टू क्रॉप, हर क्रॉप के अकॉर्डिंग वो वेरी करता है। किसी क्रॉप को ज़्यादा पानी की नीड होती है, किसी क्रॉप को कम पानी की नीड होती है, उसके अकॉर्डिंग। और सॉइल टू सॉइल, और वो मिट्टी पे भी डिपेंड करता है कि कहाँ की जो सॉइल है वो किस तरीके की, यानी कि ज़्यादा नमी है अगर सॉइल में तो वहाँ पे वाटरिंग की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जहाँ पे ड्राई सॉइल होती है वहाँ पे काफ़ी वाटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। सीजन टू सीजन भी वेरी करता है कि सर्दियों में थोड़ा कम वाटरिंग होती है, गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा होती है। इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर, क्यों, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, वो एक तरीके से एवोपरेशन भी होता है और भाप बन के पानी जो होता है वो उड़ जाता है, तो उसकी वजह से ज़्यादा वाटरिंग करनी पड़ती है। वो जो एवोपरेशन होता है वो कहाँ से होता है, वो सॉइल में से भी होता है, वो लीव्स में से भी होता है। ओके, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इरिगेशन के जो सोर्सेज है वो कौन कौन से होते हैं, यानी कि हमें वाटर कहाँ कहाँ से सप्लाई हो पाती है। तो एक तो वेल हो गया, आप इसको लर्न भी कर सकते हैं। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन कौन कौन से होते हैं, वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स, ये सोर्सेज ऑफ इरिगेशन है, यानी कि जिस जिस जगह से हमें पानी मिलता है वहाँ से हम इरिगेशन कर पाते हैं। जैसे कि इसमें आप देख सकते हो, ये मोट दिया हुआ है, चेन पंप दी हुई है, इधर ये ढेकली दी हुई है, इधर राहत दी हुई है। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के जो ट्रेडिशनल मेथड है, ये सब वेल्स वगैरह, कुएं से, झील से, ये सभी से ये ट्रेडिशनल मेथड होते हैं। वहाँ पे उन टाइम पे, ट्रेडिशनल टाइम पे भी इसी तरीके से वाटरिंग की जाती थी, और जो क्रॉप होती थी उसको इसी तरीके से इरिगेशन होता था। तो ये जो इरिगेशन है इसके बारे में पता है, कैटल्स एंड ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दीज मेथड्स। ये जो मेथड होता है इरिगेशन का, इसमें इंसान की ज़रूरत पड़ती है। सो दीज मेथड्स आर चीपर, इसलिए ये जो मेथड होते हैं ये सस्ते होते हैं। क्यों, क्योंकि इंसान के द्वारा इनको किया जाता है। बट लेस एफिशिएंट द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, जो ट्रेडिशनल वेज है उसमें कौन है, मोड, जैसे कि पुली सिस्टम होता है, यानी कि खींच के पानी लाया जाता है। चैन पंप होती है, चैन की हेल्प से पानी को खींचा जाता है। ढेकली होती है, एंड राहत यानी कि लीवर
सिस्टम होता है। और इसके बाद पम्प्स आर कॉमनली यूज्ड, पंप जो होते हैं वो तो कॉमनली यूज़ किए ही जाते हैं लिफ्टिंग के लिए, वाटर की लिफ्टिंग के लिए। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू टर्न दीज पम्प्स। तो ये जो सोलर एनर्जी का जो सिस्टम होता है, ये जो रन कराए जाते हैं पंप्स वगैरह, इनके लिए डीजल और बायोगैस और लाइट की भी ज़रूरत होती है, इन्हीं के थ्रू इनको पंप्स को रन कराया जाता है। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के जो मॉडर्न मेथड है उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि स्प्रिंकलर सिस्टम है। स्प्रिंकलर सिस्टम जो होता है ये यहाँ पे हम प्रैक्टिकली दिखा देते हैं आपको, इस टाइप का होता है। ओके, ये क्या है, एक वेल लगा हुआ है या ट्यूबवेल वगैरह कुछ भी होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से इस मशीन को लगाया जाता है। इसमें से पाइप का सिस्टम होता है जो कि पूरे फील्ड में किया जाता है। इस तरीके से पाइपलाइन होती है, इस तरीके से लगी हुई होती है, और फिर उन पे स्प्रिंकल किया जाता है, यानी कि जब इसे ऑन किया जाएगा तो पानी जो है वो चारों साइड में फैलेगा, मतलब हर साइड में पानी जो होता है वो स्प्रिंकल होता है। और जब हर साइड में स्प्रिंकल होता है तो इसका एक बेनिफिट और होता है कि कोई भी मतलब जो स्पेस है वहाँ पे ऊंचा नीचा है, कैसा भी है, मीन्स वो एक जैसा नहीं है, सेम नहीं है, तो वो पानी जो है वो हर जगह पर जा पाता है। जैसे कि दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड, यानी कि जो एक जैसा लैंड नहीं होता, सेम लैंड नहीं होता, वहाँ पे ये बहुत यूजफुल होता है। सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, और मतलब ऊंची नीची जगह की वजह से हर जगह पानी नहीं जा पाता, तो स्प्रिंकलिंग की वजह से स्प्रिंकल हर जगह पर हो जाता है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप, यानी कि ये कि इस तरीके की पाइप होती हैं कि उनके बिल्कुल टॉप पे नोजल्स होती है काफ़ी सारी, और जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन, उसको मेन पाइपलाइन से जोड़ दिया जाता है, यानी कि उसमें जॉइंट होते हैं, मेन पाइपलाइन से जुड़ी हुई रहती है। और ये क्या होता है, रेगुलर इंटरवल्स होता है, यानी कि थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद, वही गैप के बाद में उनको वाटरिंग की जाती है। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो, जब पानी को फ्लो करने के लिए अलाउ किया जाता है थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ अ पंप, एक पंप की हेल्प से उसे जब ऑन किया जाएगा, यानी कि पानी को अब थ्रू आउट करना है, इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल। तो रोटेटिंग जो नोजल्स होती हैं, यानी कि जो मुड़ी हुई जगह होती है, वहां से जब वो जाता है, इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप, या तो वो सीधे कहाँ पे स्प्रिंकल होता है, जो फसल होती है क्रॉप पे उस जगह पे स्प्रिंकल, यानी कि इस तरीके से उनको जो नोजल पाइप्स होती हैं सभी को फिक्स किया जाता है। एज इफ इट इज रेनिंग, अगर रेनिंग होती है, स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, तो लॉन्स में भी स्प्रिंकलर बहुत ही हेल्पफुल होता है। कॉफी प्लांटेशन, यानी कि जो कॉफी की प्लांटेशन होती है, एंड सेवरल अदर क्रॉप्स, और भी बहुत सारी क्रॉप्स होती हैं जहाँ पे कि बहुत ही यूजफुल होता है। ड्रिप सिस्टम में होता है, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, इसमें क्या होता है, वाटरफॉल जो होता है उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट से, बिल्कुल जड़ों के पास में इससे ड्रिपिंग की जाती है। सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसलिए इसको ड्रिप सिस्टम बोला जाता है। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज, यानी कि ये सबसे ज़्यादा जो बेस्ट है वो किसके लिए बेस्ट है, सुटेबल जो है वहाँ कहाँ पर है, फ्रूट प्लांट्स में, गार्डन्स में और ट्रीज में। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, इससे क्या होता है, वाटर वेस्ट नहीं होता, क्यों, क्योंकि वो फिर सिर्फ रूट्स में ही जब वाटर देगा तो बाकी वाटर वेस्ट तो होगा ही नहीं। इट इज़ अ बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर, ये उन ऐसी जगहों के लिए एक क्या है, आशीर्वाद समझ लीजिए, या फिर एक भगवान का आशीर्वाद ही हम बोलेंगे। ऐसी जगहों के लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है जहाँ पे कि वाटर की बहुत पुअर क्वालिटी, यानी कि वाटर वहाँ पे नहीं है, ऐसे रीजन्स में ये एक भगवान के आशीर्वाद की तरह आप इसको मान सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है ये ड्रिप सिस्टम, इस तरीके से। इस ड्रिप जो ऊपर हमने स्प्रिंकल सिस्टम पढ़ा था, देखिए ये जो स्प्रिंकलिंग सिस्टम है, स्प्रिंकलिंग सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे पाइप्स ऊपर की तरफ होती हैं, और ये जो जब वो स्प्रिंकल करती हैं तो ऊपर की तरफ से पानी का फ्लो होता है, ठीक है। लेकिन ये जो ड्रिप सिस्टम है, ड्रिप सिस्टम को कहाँ लगाया जाता है, ड्रिप सिस्टम को बिल्कुल प्लांट्स के पास में लगाया जाता है। तो ये क्या करता है, उनके बिल्कुल रूट्स को वाटरिंग होती है। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, यानी कि जो वीड्स हो जाते हैं ना, जब हमने खेत है, जो फील्ड है, उसमें आपने कोई भी क्रॉप डाली, मान लीजिए जैसे कि वीट की क्रॉप डाली है, तो वहाँ पे क्या होता है, वीड्स यानी कि कुछ अनवांटेड वहाँ पे और भी बहुत सारे प्लांट्स आ जाते हैं, अनवांटेड प्लांट्स लाइक घास फूस जैसी और भी चीज़ें आ जाती हैं, जो उनसे जब हमें अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं। इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली, यानी कि जो वही अनडिजायरेबल मीन्स जो जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, अननीड होते हैं, वो ऐसे कुछ प्लांट्स आ जाते हैं, कि घास फूस टाइप क्रॉप आ जाती है जो कि क्रॉप को क्या नुकसान भी पहुंचा सकती है। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स, ये डेफिनेशन भी हो सकती है, दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स, यानी कि ये जो अनवांटेड जो वीड्स होते हैं ये
क्या कहलाते हैं, अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं ये वीड्स कहलाते हैं, यानी कि फालतू की जो घास फूस होती है वो, उसे हम वीड्स बोलेंगे। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। अब ये जो वीड्स को हटाया जाता है, इसको जो रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसको वीडिंग बोला जाता है। ओके, वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कंप्लीट विद द क्रॉप प्लांट्स। ये जो वीडिंग होती है ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है, नेसेसरी मीन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, सिंस वीड कंप्लीट विद द क्रॉप प्लांट्स। जब अगर उसके जो क्रॉप प्लांट होता है उसके साथ जब वो आते हैं, फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट, तो वो क्या ले लेते हैं, ना तो उन तक जो क्रॉप होती है, मेन क्रॉप होती है, उनकी वजह से क्या होता है, वीड्स की वजह से ना तो उनको प्रॉपर वाटरिंग मिल पाती है, ना उनको न्यूट्रिएंट्स पहुँच पाते हैं, वो उनका स्पेस भी घेर लेते हैं और ना ही उन तक लाइट पहुँचने देते हैं। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। तो वो क्या करते हैं, उनकी जो ग्रोथ होती है ना क्रॉप की, उस पर ये अफेक्ट डालते हैं, यानी कि एक गलत असर डालते हैं। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग। कुछ ऐसे वीड्स होते हैं जो क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं हार्वेस्टिंग में, जब कटाई होती है उस टाइम पे। मे बी पॉइजनियस फॉर एनिमल्स, तो उसकी वजह से क्या होता है, एनिमल्स के लिए पॉइजनियस होता है। किस तरीके से पॉइजनियस, मतलब जहरीला होता है, एंड ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग्स के लिए भी, जैसे कि उसमें दवा वगैरह डाली जाती है ना, केमिकल्स का छिड़काव होता है। क्यों केमिकल्स का छिड़काव इसलिए होता है क्योंकि वो जो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह लग जाते हैं, उनसे भी बचाने के लिए फसल को वो किया जाता है, स्प्रे किया जाता है उसका दवाई का। लेकिन वो इस तरीके से किया जाता है कि जब तक फसल नहीं आती, यानी कि जब तक सीड नहीं आए होते हैं, तो उसकी वजह से होता है। ओके, farmers adopt many ways to remove weeds and control their growth। farmers क्या करते हैं, बहुत सारे तरीके अपनाते हैं वीड्स को अलग करने के, यानी कि क्रॉप जो है उससे अलग करने के लिए, और उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अनरूटिंग, यानी कि क्या करते हैं, टिलिंग जो होती है, यानी कि जब हमने मिट्टी को एक जैसा किया था, उसमें से क्रम्स वगैरह उनको हटाया था और उसको ऊपर नीचे किया था मिट्टी को, वो टिलिंग प्रोसेस था हमारा। उसके बाद हमने क्या किया था, उसमें बीज डाले थे, यानी कि सोइंग की थी क्रॉप की। हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स, उससे क्या होता है, जो टिलिंग प्रोसेस होता है वो वीड्स जो होते हैं ना, अनवांटेड चीज़ें होती है, उसको वहाँ से मिट्टी में से ठीक करता है। विच मे देन ड्राई अप, वो वहाँ से तो सूख जाते हैं, एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल, लेकिन वो फिर भी क्या करते हैं, ड्राई अप होकर वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स। वीड्स को हटाने का सबसे जो मेन टाइम होता है वो वाला होता है कि उन पे जो फ्लावर्स आते हैं, फ्लावर्स एंड सीड्स जब तक नहीं आते उससे पहले ही उनको रिमूव कर लिया जाए। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल, जो मैनुअल जो रिमूवल होता है, यानी कि जो मेन जो तरीके से किया जाता है, जिसे हम नेचुरल वे बोल सकते हैं, उसे हटाने का वो फिजिकल रिमूवल होता है। फिजिकल रिमूवल कैसे होता है वीड्स का, बाय अपरूटिंग और कटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड। उसमें क्या करते हैं, जो किसान होते हैं, फार्मर्स जो होते हैं, वो खुद ही अपने आप ही खुरपी वगैरह की हेल्प से क्या करते हैं, उनको जड़ों में से खोद देते हैं, यानी कि काट देते हैं, उनकी कटिंग कर देते हैं। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी, खुरपी की हेल्प से ऐसा किया जाता है। ए सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज्ड टू अप्रूव वीड्स, एक सीड ड्रिल भी आती है जिसे अप्रूव वीड्स के लिए यूज किया जाता है। वी आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडसाइड्स। इनको क्या बोलते हैं, कुछ मतलब ये जो वीड्स होते हैं, घास फूस जो होते हैं, अनवांटेड जो अनडिजायरेबल ये जो आ जाते हैं प्लांट्स, उनको हटाने के लिए एक केमिकल बेस्ड भी वो होता है, वे यूज़ होता है, उसको क्या बोलते हैं, वीडिसाइड बोलते हैं, वीडिसाइड्स बोलते हैं। लाइक 2 और 4D, 2,4-D, दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स। इसको क्या किया जाता है, पूरे फील्ड में इनको स्प्रे कर दिया जाता है और किल किया जाता है किसको, वीड्स को। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप, ये क्रॉप को डैमेज नहीं करते। द वीडिसाइड्स आर diluted with water to the extent required and sprayed in the fields with a sprayer। ये क्या किया जाता है, पानी के साथ में उसको वो कर दिया जाता है, पानी के साथ उसको मिक्स कर दिया जाता है, ये जो वीडिसाइड्स होते हैं इनको, और उसके बाद उनको क्या कर दिया जाता है, पूरे फील्ड में उनको स्प्रे कर दिया जाता है। इससे क्रॉप के ऊपर कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ओके, इसके बाद में हम पढ़ेंगे एज ऑलरेडी मैंशन, पहले से ही मैंशनड है, जैसे कि द वीडिसाइड्स आर स्प्रेइंग ड्यूरिंग द वेजिटेटिव, जब वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही होती है ऑफ वीड्स, वीड्स के मतलब जो वीड्स होता है उसके वेजिटेटिव ग्रोथ से पहले ही, बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड, फ्लावर आने से पहले और सीड आने से पहले ही उसको स्प्रे कर दिया जाता है। स्प्रेइंग ऑफ
वीडिसाइड्स, यानी कि ये जो वीडिसाइड्स का स्प्रे किया जाता है, ये जो इंसान होते हैं यानी कि कुछ तो फार्मर्स ना खुद ही से वीडिसाइड्स कर लेते हैं, उसको दवा जो होती है उसको अपने ऊपर हैंग करते हैं और खुद ही उसका स्प्रे कर देते हैं पूरे फील्ड में, क्रॉप के ऊपर। इससे क्या होता है, हेल्थ ऑफ फार्मर, यानी कि फार्मर की हेल्थ पे थोड़ा इफेक्ट डालता है, एक असर भी डालता है। सो दे शुड यूज़ दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली। तो उसके लिए क्या है, उनको ये केमिकल्स का जब यूज़ करते हैं फील्ड में, क्रॉप के पास में, तो उनको बहुत ही केयरफुल तरीके से उसका यूज़ करना चाहिए स्प्रे करने के लिए। दे शुड कवर देयर नोज, उनको अपनी नोज़ को और अपने माउथ को कवर करके रखना चाहिए विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स। कैसे, उनको अपनी नोज़ को और माउथ को एक कपड़े से कवर करके रखना चाहिए जब वो स्प्रे कर रहे होते हैं ये केमिकल से। इसके बाद हम पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग। अब देखिए, टिलिंग भी हो गई, सोइंग भी हो गई, यानी कि बीज को भी डाल दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो वीडिसाइड्स थे उनको भी ख़त्म कर दिया गया, उसके लिए भी केमिकल यूज़ कर लिया हमने, वीडिसाइड्स का यूज़ कर लिया वीड्स को हटाने के लिए। अब उसके बाद हमारी क्रॉप जो है वो भी बढ़ गई, तो अब हार्वेस्टिंग, यानी कि अब उसकी कटाई भी तो होगी, उसको काटा भी तो जाएगा, निकाला जाएगा। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क, यानी कि क्रॉप का हार्वेस्टिंग जो सिस्टम होता है ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, यानी कि जब आपकी जो क्रॉप होती है, जो कि किसी भी फार्मर ने अपने फील्ड में क्रॉप लगाई है, जब वो मैच्योर हो जाती है तो उसको जब काटा जाता है तो उसका जो कटिंग प्रोसेस होता है इसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट, ये जो हार्वेस्टिंग होती है ना उसमें कुछ क्रॉप ऐसी होती है, कुछ फसलें जिनको कि पूरा उखाड़ लिया जाता है, ज़मीन में से उनको खींच के उखाड़ा जाता है और कट क्लोज टू द ग्राउंड, या फिर उनको ग्राउंड यानी कि ज़मीन के बिल्कुल पास से कट कर लिया जाता है। इट यूजुअली टेक्स 3 और 4 मंथ्स। इस टाइम पीरियड में जो हार्वेस्टिंग का जो समय होता है इसमें 3 से 4 महीने लगते हैं फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। जो सीरियल क्रॉप होती है ना, जैसे एक जो दाने वाली क्रॉप होती है, जैसे कि हमारे ये पैडी, वीट, ये होती है, इसमें 3 से 4 महीने लग जाते हैं इस फसल में। हार्वेस्टिंग इन आवर, और जो हार्वेस्टिंग की जाती है कंट्री में, हमारी कंट्री में, इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकल। ये किस तरीके से की जाती है, ये सिकल यानी कि हंसिया जो होता है, दरांती जो होती है, उससे काट के उसके द्वारा भी की जाती है, और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर, और एक हार्वेस्टर मशीन होती है, उस मशीन से भी आजकल लोग हार्वेस्टिंग करवाते हैं। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप, जो हार्वेस्टेड क्रॉप होती है, द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड, उसमें से जो सीड्स होते हैं ना, जो मेन ग्रेन होता है, जो अनाज होगा, उसको सेपरेट कर लिया जाता है। देखिए आप ये इस पिक्चर में देख सकते हैं, फिगर 1.7 में, ये जो इसमें हाथ में ले रखा है ना, ये सिकल कहलाता है, इसको हंसिया दरांती बोलते हैं। इसके द्वारा लोग जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी फसल को काटते हैं। फ्रॉम द शाफ्ट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। अब जो अभी हमने पढ़ा था जो मॉडर्न टाइम पे, यानी कि जो हार्वेस्टिंग के लिए जो हार्वेस्टर का यूज़ किया जाता है, इसमें क्या होता है, शाफ्ट से भी किया जाता है। ये जो प्रोसेस होता है हार्वेस्टिंग का, जो शाफ्ट से उसको दाने को अलग किया जाता है, यानी कि सीड को सेपरेट कर लिया जाता है, तो इसको थ्रेसिंग बोलते हैं। थ्रेसर आते हैं, ये थ्रेशर होते हैं, इससे क्या किया जाता है, ये तो कंबाइन है। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन, यानी कि जब उसको अलग अलग किया जाता है सीड को, यानी कि जो अच्छी फ्रेश जो क्रॉप होती है उसको अलग अलग किया जाता है ग्रेन को, तो उसको कंबाइन बोलते हैं। विच इज़ इन फैक्ट अ हार्वेस्टर, जिसे हार्वेस्टर भी होता है एज वेल एज अ थ्रेशर, और इसी को हम थ्रेशर भी बोलते हैं। ये जो है यही है थ्रेशर, इसी को बोला जाता है। ये क्या करता है, जब खेत में आपने देखा होगा कि जो फसल होती है ना, जैसे कि ये गेहूं की फसल है, वीट है, और इस पे ऊपर फसल होगी, यहाँ पे फलियां होती हैं बिल्कुल ऊपर की साइड, तो लोग तो जो होते हैं फार्मर्स उससे पूरा काट देते हैं। ये थ्रेशर होता है, ये क्या करता है, पूरे उस पे से काटते हुए चलता है। तो जब ये काटते हुए चलता है तो ये मशीन की हेल्प से दाने को और उन सबको सेपरेट कर लेता है। फार्मर्स विथ ऑल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स। तो फार्मर्स क्या करते हैं, ये पूरे लैंड पे से, यानी कि पूरी जो उनकी ज़मीन होती है, फील्ड होती है, उस पर से सेपरेशन कर लेते हैं ग्रेन का और शाफ का। शाफ कौन सी होती है, जो उनकी वो है ना मेन जो ग्रेन है, यानी कि जो क्रॉप होती है, जो ग्रेन होता है, दाना जो कि हमारे पास आता है बाद में, उसके ऊपर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए गेहूँ है, इसके ऊपर ये कवर जो होता है ना, उसको शाफ बोला जाता है। तो ये इन दोनों को क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, यानी कि सेपरेट कर लेता है। तो ये जो उसको ग्रेन को और शाफ को सेपरेट करने का जो प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को विनोइंग बोला जाता है। ओके, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन क्लास 6। क्लास 6 में भी हमने एक चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा था, जिसमें फार्मर्स वाला चैप्टर था, वहाँ पे भी हमने हार्वेस्टिंग का पूरा प्रोसेस पढ़ा था। ठीक है, ये है, ये जस्ट लाइक अ फैन की तरह होता है, जिसमें से जो मतलब भूसा टाइप होता है जो वो अलग हो जाता है, और जो गेहूँ होता है, ग्रेन होता है, वो अलग हो जाता है, दोनों को सेपरेट कर लिया जाता है।
ओके, इसके बाद हार्वेस्ट फेस्टिवल, कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स होते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स कौन से फेस्टिवल्स होते हैं, जस्ट लाइक हमारी जब फार्मर्स जो होते हैं ये अपनी क्रॉप को जब काटते हैं तो आफ्टर क्रॉप, जब उनकी क्रॉप कट जाती है उसके बाद में ये लोग फेस्टिवल्स मनाते हैं। कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं हमारे यहाँ भी, जैसे कि होली होती है, तो होली पे क्या होता है, जो गेहूँ की जो हमारी फसल होती है उसकी हार्वेस्टिंग होती है, तो तब वहाँ पे उसकी पूजा भी की जाती है, उसका यूज़ किया जाता है। जो गेहूँ की जो बाल होती है उसको, उसकी पूजा की जाती है होली पर। तो वो कुछ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे कि ये सीज़न के अकॉर्डिंग होते हैं, जैसे कि आपका पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नोबान्या एंड बिहू, ये सब क्या होते हैं, नवान्या सॉरी, तो ये सब क्या होते हैं, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स होते हैं। अब इनका स्टोरेज कैसे किया जाएगा, स्टोरेज अब देखिए जब फसल भी कट गई, कटने के बाद में क्या होगा, उसका सेपरेशन भी हो गया, सेपरेशन होने के बाद उसको स्टोर किया जाएगा, तो स्टोरेज कैसे होगा इसके बारे में भी हम जानेंगे। स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। अब ये जो स्टोरेज होता है ना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब फसल होती है तो एक लार्ज स्केल पे वो हमने जो क्रॉप पैदा की थी उस क्रॉप का अब जब स्टोरेज करना है, उसको हमने इकट्ठा कर लिया तो उसको सेव भी तो करके रखना है एक पूरा लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि ये क्या होती है, राबी और खरीफ की जो क्रॉप्स होती हैं ये अकॉर्डिंग टू सीजन आती है, तो नेक्स्ट सीजन तक हमें क्या करना पड़ता है, उसको सेव करके रखना पड़ता है ताकि वो खराब ना हो जाए, क्योंकि जो गेहूं होते हैं ना वो उनमें भी घुन लग जाता है और वो खराब हो जाते हैं। लेकिन अभी हमें उन्हें पूरे सीजन चलाना है, तो स्टोरेज किस तरीके से की जाएगी, तो इनकी जो स्टोरेज होती है दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, उसको मॉइस्चर से बचा के रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उन्हें लॉन्गर टाइम तक हमें अपने पास रखना है, इंसेक्ट से बचाना है, रेड से, चूहों से बचाना है, और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे भी हमें उसको बचाना है। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर, जो हार्वेस्टेड ग्रेन होते हैं ना उनमें बहुत सारा मॉइस्चर पहले से ही होता है। इफ फ्रेशली हार्वेस्ट, अगर जो बिल्कुल फ्रेश हार्वेस्टेड ग्रेन है हमारे पास में, जो सीड है उसको भी बचा के रखा जाता है। क्यों? ताकि अगली बार जब फसल को पैदा करना हो तो हम उन ग्रेन्स की सीड्स जो होते हैं उनकी हेल्प से हम फिर से अपनी जो क्रॉप है उसको पैदा करें, तो उसमें भी मॉइस्चर ना लगे उसके लिए उसको भी बिल्कुल ड्राई करके उसके स्टोर करके रखा जाता है। दे मे गेट स्पॉइल और अटैक्टेड बाय ऑर्गेनिजम्स, उसको भी मतलब खराब हो सकती है, वो जो बचाए हुए सीड्स होते हैं वो अटैक भी हो सकता है उनके ऊपर, किसके द्वारा, ऑर्गेनिजम्स के द्वारा उनके ऊपर अटैक किया जा सकता है। मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज और फॉर जर्मिनेशन, वो भी क्या कर सकते हैं, उनको अनफिट कर सकते हैं। अनफिट कैसे कर सकते हैं, ताकि हम उनका यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, किसके लिए, अपनी क्रॉप को पैदा करने के लिए, यानी कि जो हम सेव करके रखते हैं कुछ बीज को, उन्हीं जो हम क्रॉप हमने पैदा किया उसी में से कुछ गेहूं को बचा के रखा जाता है नेक्स्ट क्रॉप के जर्मिनेशन के लिए। हैंस बिफोर स्टोरिंग दैम, इस कारण से जब हम उनको स्टोर करते हैं उससे पहले कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, यानी कि केयरफुल रहना पड़ता है। द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड, तो जो ग्रेन होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से सूरज की रोशनी में उनको सुखाया जाता है टू रिड्यूस द मॉइस्चर, ताकि उसमें से जो मॉइस्चर होता है उसको ख़त्म किया जा सके। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय, इसको हम बोलते हैं कि उनको सेव किया जाता है, किसके अटैक से, इंसेक्ट के अटैक से, पेस्ट के अटैक से, बैक्टीरिया और फंगस वगैरह उसमें ना लगे उसको लिए सेव किया जाता है। तो जो सनलाइट होती है किसी भी चीज़ में फंगस लगने से बचाने के लिए सबसे जो सेफ होती है और इम्पोर्टेंट मेथड है वो है सनलाइट का। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट, फार्मर्स जो ग्रेन्स होते हैं ना उनको फार्मर्स यानी कि जो किसान होते हैं वो जूट के बैग में, यानी कि बोरी टाइप एक बैग में उनको सेव करके रखते हैं। और मेटालिक बिन्स मतलब आपके घरों में भी टंकी होती है ना, जैसे नाच की टंकी बोला जाता है, जिसमें ग्रेन्स को रखते हैं, मम्मी वगैरह सेव करके रखती हैं उसी में पूरे लॉन्ग टाइम के लिए। हाउ एवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज, यानी लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा जब ग्रेन को सेव करके रखना पड़ता है तो वो स्लोज और ग्रैंडरीज होती है जो उनको प्रोटेक्ट करके रखती है, किससे, पेस्ट से और रैट वगैरह इंसेक्ट इन सभी से बचा के रखने के लिए उनको ग्रैंडरीज में स्टोर करके रखा जाता है। ड्राइड नीड लीव्स, यानी कि जो बिल्कुल सूखी हुई नीम की लीव्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं नीम की, उनको भी यूज़ किया जाता है स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। घर में जब टंकियों के अंदर अनाज रखा जाता है तो उनके अंदर हम क्या करते हैं, सूखी हुई नीम की पत्तियों को डाल देते हैं ताकि वो जो अनाज है घर पे वो खराब ना हो। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वान्टिटी ऑफ ग्रेन्स, और जब बहुत ज़्यादा मतलब ग्रेन होता है उसके लिए इस तरीके से किया जाता है गोदाउन्स में, इस वजह से गोदाउन वगैरह में जब बहुत बड़े अमाउंट का मतलब काफ़ी लार्ज स्केल में ग्रेन को जब रखा जाता है सेव करने के लिए, तो वहाँ पे एक केमिकल आता है, तो कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ओके, ये हो गया। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल,
अब आपको एक टेबल दी गई है ऊपर, आप इसे कंप्लीट कीजिएगा। मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में बनाइए एंड कंप्लीट इट। जैसे कि फर्स्ट इन्होंने दिया है मिल्क। मिल्क हमें किससे मिलता है, सोर्सेज ऑफ मिल्क क्या क्या है, काउ, बफेलो, शी गॉड, इस तरीके से ये सभी क्या है, सोर्सेज ऑफ मिल्क है। तो इसी तरीके से आपको इसमें और भी सोर्सेज ऑफ फूड लिखिए अपने, और कौन कौन से हैं, जैसे कि आपको वीट लिख सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें, कॉफ़ी लिख सकते हो, कॉफ़ी के सोर्सेज लिख सकते हो। इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल, जब आपने ये टेबल कंप्लीट कर ली, यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स, एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। यानी कि अब आपने देखा कि बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स हैं जो हमें डिफरेंट काइंड के फूड प्रोवाइड कराते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज, और बहुत सारे लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं। कंज्यूम फिश, यानी कि समुद्री इलाकों में रहते हैं, जो क्या करते हैं, फिश को कंज्यूम करते हैं एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। उनकी डाइट का वो एक मेजर पार्ट होती है। इन द प्रीवियस क्लासेस, पहली जो क्लासेस हैं, यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। आपने उस फूड के बारे में पढ़ा जो हमें प्लांट से मिलता है। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, हमने देखा कि जो क्रॉप प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स, उसमें काफ़ी सारे स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स को क्लियर करने के बाद में लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड, सीड का सिलेक्शन किया जाता है, फिर उसको सोइंग की जाती है, यानी कि उसको बोया जाता है, एटसेट्रा। सिमिलरली इसी तरीके से एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स, एनिमल्स जो होते हैं वो भी कुछ घरों में होते हैं और कुछ फार्म्स में होते हैं। हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, जिनको प्रॉपर तरीके से फूड दिया जाता है, शेल्टर यानी कि घर के लिए जगह दी जाती है, एंड केयर, और उनकी वहाँ पे देखभाल की जाती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि डेयरी, बहुत सारे लोगों ने डेयरी खोल रखी होती है, तो वहाँ पे काफ़ी सारी भैंसें होती हैं, गाय होती हैं, वो लोग उनकी पूरी केयर करते हैं, उनको खाना भी प्रोवाइड करते हैं, और रहने की उनकी प्रॉपर शेल्टर होता है। व्हेन दिस इज डन ऑन अ लार्ज स्केल, जब ये ही काम एक बड़े यानी कि बड़े उस पर किया जाता है, लेवल पे किया जाता है, लार्ज स्केल में किया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, जब एनिमल्स को अपने घर पे या फार्म्स में रखने का जो काम होता है, यानी कि आप जिसको एक बिजनेस भी बोल सकते हैं, जस्ट लाइक डेयरी वो लोग खोलते हैं, तो एनिमल्स को अपने यहाँ पे रखते हैं, उनकी टेक केयर करते हैं, और उनको फूड भी प्रोवाइड कराते हैं, उनकी प्रॉपर केयर करते हैं, उनको शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं। तो ये जो लार्ज स्केल पे जब ये काम किया जाता है तो इसको एनिमल हस्बेंड्री बोला जाता है। ओके, सो योर चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड नाउ। 2 पार्ट्स में ये चैप्टर हुआ है। अगर आप इस पार्ट को पहले देख रहे हैं तो आप फर्स्ट पार्ट को भी जरूर देखिएगा। बाकी मैं इसके कमेंट बॉक्स में आपको लिंक शेयर कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगी फर्स्ट पार्ट का, जिससे कि आपके लिए ईजी रहे दोनों पार्ट्स को देखना साथ में। वो आराम से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझाया है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मुझे भी पढ़ाने में बहुत मज़ा आया और आई होप आपको भी बहुत मज़ा आया होगा, यही उम्मीद है मेरी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ ग्रेट डे। और हाँ, लाइक जरूर करें, वीडियो को पसंद तो आया ही होगा, इसलिए लाइक तो ज़रूर करना है। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपको मेरे हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।